Welcome back, dear students. I hope that you are doing good. Everything is rosy in the garden. So, we are going to continue on with unit number 4, and we are going to start summary of Joseph Andrews. And this novel, Joseph Andrews, it is written by Henry Fielding, as you are well aware of that. And it has been divided into 4 books. So, Joseph Andrews, it is also written in the parody of रिचर्डसन वर्क पैमेला। यानी कि ये दोनों जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम इसको इंटरटेक्सचुअलिटी के हिसाब से देखना चाहें तो देयर एग्जिस्ट इंटरटेक्सचुअलिटी बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो जोसेफ एंड्रयूज जो है ये जो रिचर्डसन का नावल पैमेला है जिसमें खातून पैमेला होती है ये उसका भाई दिखाया गया। सो ही इज 21 years old man and he is brother of Pamela who is now लेडी ऑफ द हाउस, यानी कि वो स्क्वायर बूबी की वाइफ है। और जोसेफ एंड्रयूज जो है वो भी अपनी सिस्टर की तरह बूबी स्टेट में मुलाजिम है। वो वहाँ पे मुलाजिम के तौर पे काम करता है। ठीक है। इनिशियली अर्ली एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन उसने हासिल की, लिखना पढ़ना उसने सीखा। और जब वो 17 years का होता है तो लेडी बूबी जो है वो उसको अपना फुटमैन बनाती है। ठीक है। उसको लंदन लेके चली जाती हैं अपने साथ। और वहाँ पर जाकर लंदन के अंदर जो लेटेस्ट फैशंस होते हैं, जो लेटेस्ट हेयर कट्स, जो लेटेस्ट ट्रेडिशंस हैं, उनसे इसको एक्सपोज होता है ये, यानी कि वो देखता है ये सारी चीज़ें। अब वो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद, although he is being exposed to this fashion and he is being exposed to all this that is new, जोसेफ जो है वो इन चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट नहीं करता। यानी कि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो रिफाइंड रहती है। वो सादा किस्म का शख्स जो है वो उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता रहता है। ठीक है। अच्छा, नावल का जब आगाज़ होता है तो जोसेफ एंड्रयूज़ भी हमें पैमेला जिस तरीके से लेटर्स की फॉर्म में वो अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब करती थी, तो इसी तरीके से जोसेफ हमें लेटर लिखता हुआ दिखाई देता है। और ये लेटर को लिख रहा है, ये लेटर अपनी सिस्टर पैमेला को लिख रहा है। ठीक है। और वो अपनी इन लेटर्स में अपनी सिस्टर को इन्फॉर्म करता है कि लेडी बूबी जो है शी हैज़ बीन ट्राइंग टू सीड्यूस हिम। और वो ये कहता है कि भाई आई हैव बीन ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू सेव माई वर्च्यू, लेकिन वो जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही और वो मुझे सीड्यूस करना चाहती है। ठीक है। और वो ये कहता है कि मैं जोसेफ, मेरा नाम जोसेफ, और जोसेफ यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पे है ना। ठीक है। तो ये कहता है कि उनकी तरह मैं अपनी अपना वर्चू जो है, अपनी इज्जत जो है उसको महफूज रखना चाहता हूँ। इस औरत के शर से अपने आप को महफूज रखना चाहता हूँ। ठीक है। अब ये जो चीज़ है, मिस्ट्रेस के एडवांसेस को रिफ्यूट करना या रद्द करना, इसका नतीजा जोसेफ के लिए अच्छा नहीं निकलता। अगर आप पैमेला की स्टोरी से वाकिफ हो तो आपको पता होगा कि उसके लिए फ़ायदा हुआ कि उसने जब उस जो उसका मास्टर था उसके एडवांसेस को जब उसने रिफ्यूट किया, रेजिस्ट किया, तो उसके नतीजे में उसकी अपने मास्टर के साथ शादी हो जाती है, यानी कि जो उसका मालिक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। रादर यहाँ पे ये होता है कि जोसेफ जो है उसको गज़ब का सामना करना पड़ता है। उसको लेडी बूबी के गज़ब का सामना करना पड़ता है। और मिसेस स्लिपस्लॉप जो कि एक अधेड़ उम्र की उसी घर में मुलाजमा है, बल्कि वो मुलाजमीन की सरबराह है, उसके गज़ब का भी सामना करना पड़ता है। मिसेस स्लिपस्लॉप जो है शी इज़ आल्सो फैसिनेटेड बाय ब्यूटी ऑफ जोसेफ एंड शी आल्सो वांट्स टू सीड्यूस जोसेफ एंड्रयूज, के वो भी उसको सीड्यूस करना चाहती है। जोसेफ जो है वो दोनों को रिजेक्ट करता है, लेडी बूबी को भी और मिसेस स्लिपस्लॉप को भी। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि उससे उसकी नौकरी जो है वो छीन ली जाती है। तो जोसेफ जो है वो ये फैसला करता है कि आई एम गोइंग टू रिटर्न बैक टू द कंट्री साइड एंड आई एम गोइंग टू मीट माई बिलवड फैनी हु वांट्स टू, कि जिससे वो शादी करना चाहता है। फैनी और जोसेफ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फैनी भी उसी घर के मुलाजमा है, यानी कि बूबी फैमिली के अंदर की वो भी मुलाजमा है। और जोसेफ और फैनी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। लेकिन उस दौर में शादी के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जोसेफ का और फैनी का दोस्त है पार्सन एडम्स, जो कि नावल के टाइटल का हिस्सा है, वो इनको मशवरा देता है कि
मैरिज पोस्टपोन करो, यानी कि अभी शादी ना करो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करो, यानी कि पहले इतना इतना पैसा कमाओ कि तुम अपनी ज़िंदगी जो है वो इजीली गुजार सको। जोसेफ जो है वो, चूंकि अब उसको नौकरी से निकाल दिया गया, लेडी बूबी हैज़ फायर्ड हिम, क्यों? क्योंकि उसने रेजिस्ट किया है, उसने उसकी बात नहीं मानी, उसकी सिडक्शन को रेजिस्ट किया, तो वो कंट्री साइड यानी कि देहात की जानिब चल पड़ता है कि मैं अब जाता हूँ देहात में जाके, तो वहाँ पे काम करूँगा और अपनी बिलवड फैनी से मिलूंगा। रास्ते में जो है जोसेफ, उसको चोर पड़ जाते हैं, ठीक है, और वो चोर उसको मारते हैं, उसका ड्रेस भी उतार लेते हैं, उसके पास जो पैसे होते हैं वो भी छीन लेते हैं, और उसको नेकेड जो है वो एक गड्ढे में फेंक के चले जाते हैं। अब इस स्टेज पे जोसेफ नेकेड एक गड्ढे में इंग्लैंड की ठंड में लेटा हुआ है, और वहां से रास्ते कोच गुजरती है, ठीक है। उस कोच के मुसाफिर जो हैं वो जोसेफ को रेस्क्यू करते हैं, और उसको जो नज़दीकी मेहमान सराय होती है, इन का मतलब मेहमान सराय, वहां पर जाकर जिसको रन कर रहा है या मैनेज कर रहा है मिस्टर टोवूल्स और उसकी वाइफ, वहां पे जाके जोसेफ को छोड़ दिया जाता है। वहां पर एक बड़ी ही कंसिडरेट किस्म की मुलाजमा है, बैटी, वो जोसेफ का ख्याल रखती है, और वो बैटी जो है वो जोसेफ के लिए डॉक्टर वगैरह भी लेकर आती है, और डॉक्टर ये कहता है कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को ज़ाहिर है पैसे नहीं मिल रहे, तो वो क्यों अपना इलाज और अपना वक्त एक ऐसे बंदे पे जो है वो ज़ाया करे। अच्छा, अब चूंकि उनको नजर आ रहा है कि जोसेफ का एंड है, तो वो पादरी को बुलाते हैं कि पादरी मिस्टर बारन बास जो है वो आए और वो आके दुआ करे जोसेफ की रूह के लिए, क्योंकि ये मरने वाला है। इसी असना में वो चोर के जिन्होंने जोसेफ को लूटा था वो भी पकड़े जाते हैं, और उनसे जोसेफ की पोजेशन या उसके पैसे वगैरह वो सब कुछ मिल जाता है। इसी मेहमान सराय में ये जो इन है जहाँ पे जोसेफ रुका हुआ है जख्मी होने के बाद, यहाँ पे उसकी मुलाकात उसके दोस्त पार्सन एडम से होती है, जो कि लंदन जा रहा है। और वो लंदन क्यों जा रहा है? वो अपने सरमन्स जो है, यानी कि वो लेक्चर जो के पादरी डिलीवर करते हैं चर्च में, उनको बेचने जा रहा है। और उसको ये लगता है कि इनको बेचने से, यानी कि 3 वॉल्यूम्स हैं, 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, इतने ज़्यादा उसने लेक्चर डिलीवर किए, और उसको ये लगता है कि इन लेक्चर्स को बेचने के बाद उसके पास एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो रिसीव होगी, जिसकी उसको और उसकी फैमिली को ज़रूरत है। अच्छा, वहाँ पे रुके हुए इनकी मुलाकात एक बुक सेलर से होती है। बुक सेलर जो है वो सरमन्स लेने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि जनाब इसमें कोई मुनाफा नहीं है, लोग इसको खरीदते नहीं है, मैं लिटरेचर खरीदना चाहता हूँ, ड्रामा नावल जिस पे एक्टिंग हो चुकी हो, लोग उसको खरीदते हैं, सरमन्स कौन खरीदता है, ठीक है। मीनवाइल एडम जो है वो एक लड़ाई में मुदाखलत करता है। ये लड़ाई मिस्टर मिसेस टोवूज और बैटी के बीच में हो रही थी, और इस लड़ाई के नतीजे में और पार्सन एडम्स की इंटरवेंशन के नतीजे में बैटी की नौकरी खत्म हो जाती है। अब ये आपको एक इनसिग्निफिकेंट किस्म के इंसिडेंट्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इशू ये है कि जब कोई नावल निगार जो है, नॉवलिस्ट, जब कोई नॉवेल्स लिखता है, तो वो अपने दौर की ट्रेडिशंस, अपने दौर की हिस्ट्री और उनका रहन सहन जो है उसको प्रिजर्व करता है। अब आजकल आपको इन्स यानी कि ये मेहमान सराय नहीं दिखाई देते, रादर आजकल होटल्स और मोटेल्स जो होते हैं वो आजकल मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आपको उस दौर के इंग्लैंड की पिक्चर दिखाई दे रही है कि लोग सफ़र किस तरीके से करते थे। बगियों पे सफ़र होता था, गरीब आदमी पैदल सफ़र करता था, और फिर आपको उस माशरे की इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है कि उस माशरे के अंदर चोरी चकारी, ये चीज़ें कॉमन थी, यानी कि जोसेफ को लूट लिया जाता है, और फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम भी था कि जिसके तहत उसके चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ठीक है। और फिर लेडीज़ की सिचुएशन दिखाई गई कि लेडीज़ जो हैं वो किस किस्म की जॉब्स, यानी कि हाउस कीपिंग जॉब्स, इस किस्म की नौकरियों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, और इन नौकरियों में उनकी इनसिक्योरिटी है, यानी कि किसी भी वक्त उनके मालिकान जो है वो उनको निकाल सकते हैं। फिर उस दौर के माशरे की मॉरल डिग्रेडेशन, यानी कि इखलाकी तनज़ली जो है, उसको
दिखाया गया है यहाँ पर कि ये किस हद तक जो है ये माशरा इखलाक की लिहाज से गिरा हुआ था, ठीक है। तो ये बुक वन के अंदर जो मोटी मोटी बातें बताई गई हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो तनकीदी नुक्ता निगाह से डिस्कस कर ली, ठीक है। इसी तरीके से हर एक वाकया जो कि आगे आएगा उसकी कोई ना कोई सोशल, ये सोशियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस जो है वो अपनी जगह पे यकीनन मौजूद होगी। मे भी मुझसे स्किप हो जाएं चीज़ें, लेकिन यह है कि आपने खुद फिर उस उन चीज़ों को देखना होगा। So now we enter into book two of this particular novel, that is Joseph Andrews. बुक टू का जब आगाज होता है तो हमें ये बताया जाता है कि एडम्स यानी कि पार्सन एडम्स जो कि दोस्त है जोसेफ एंड्रयूज का, वो जिन सरमन्स को पब्लिश करवाने के लिए और बेचने के लिए लंदन निकला था, वो एक्चुअली वो उनको घर भूल आया, यानी कि उसके पास वो मुसविदा है ही नहीं, ठीक है। अब फिर मजबूरन उसको वापस लौटना पड़ता है और एडम से ऑलरेडी उसकी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। तो एडम और जोसेफ दोनों जो हैं वो चूंकि लेट स्क्वायर बूबी जो है उसकी जो स्टेट है या उसकी जो जायदाद है वहां पे रैश पजीर है, तो दोनों अब एक ही मंजिल की जानिब चल पड़ते हैं, ठीक है। अब दोनों के पास एक हॉर्स है। उस जमाने में ज़ाहिर है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इसी टाइप का होता था कि हॉर्सेस होते थे, कार्ट्स होते थे, बगियां होती थी, ठीक है, टांगे होते थे। तो अब चूंकि एक घोड़ा है तो दोनों उस पर बैठ के सफर नहीं कर सकते, तो वो ये टेक्निक इख्तियार करते हैं, टाई एंड राइड, ठीक है, वॉकिंग एंड राइडिंग द हॉर्स टर्न बाय टर्न, के एक बंदा जो है वो पीछे चलेगा और एक बंदा घोड़े पे बैठेगा और यो वो ऐसे ही बारियां बदलते रहेंगे। एडम चलना शुरू करता है और वो खो जाता है अपनी सोचों में, स्काइलस के ड्रामों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और उसमें खो जाता है। उसको रियलाइज ये नहीं होता कि जोसेफ पीछे रह गया। 3 मील का फासला तय करने के बाद वो एक मेहमान सराय पे रुकता है, वहां पे वो ड्रिंक वगैरह, शराब यानी कि जिसको आप कहते हैं, वो उसके लिए रुकता है और वहां पर उसकी मुलाकात मिसेस स्लिप स्लॉप से होती है। स्लिप स्लॉप जो है ये बुक वन में करेक्टर इसका आया, ये लेडी बूबी की मुलाजमा है, स्क्वायर बूबी की मुलाजमा है। तो अब फैसला ये होता है कि पार्सन एडम्स और मिसेस स्लिप स्लॉप जो है वो स्टेज कोच में यानी कि टांगे में बैठ के सफ़र करेंगे और जोसेफ जो है वो उनके पीछे पीछे घोड़े पे आएगा, ठीक है। इस सफ़र के दौरान उनको एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है रास्ते में बना हुआ, ठीक है। और लेडी जो है यानी कि मिसेस स्लिप स्लॉप इस घर को आइडेंटिफाई करती है दैट इट इज द रेजिडेंस ऑफ द अनफॉर्चुनेट लियोनोरा। उसके बाद वो अपने साथियों को लियोनोरा और हेरेशियो और बैलरमाइन की स्टोरी सुनाती है। चैप्टर 4 के अंदर ये स्टोरी आती है बुक 2 के। तो ये स्टोरी कुछ इस किस्म की है कि ये जो लियोनोरा है ये एक खूबसूरत नौजवान लड़की होती है जो कि शहर के अंदर किसी भी डांस पार्टी, बॉल पार्टीज उस ज़माने में अरेंज होती थी उसको मिस नहीं करती। होरेशियो जो है ही इज़ अ यंग लायर, ब्यूटीफुल है, यंग है, हैंडसम है। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लियोनोरा जो है वो प्रॉमिस करती है कि आई एम योर्स, तो मैं तुमसे एंगेज्ड हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगी। इसी असना में बैलरमाइन जो कि एक और शख्स है वो वहाँ पे दाखिल होता है स्टेज पे और होरेशियो मौजूद नहीं है, उसको किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। तो बैलरमाइन जो है वो फ्रांस से लौटा है, बड़े खूबसूरत लिबास और अच्छे मैनर्स हैं और वेल्दी है। तो उसकी आंटी, लियोनोरा की आंटी उसको मशवरा देती है कि होरेशियो को छोड़ो, इसके पास दौलत है, इसके पास पैसा है, इसका लिबास देखो, इसके साथ तुम जो है वो अपनी सेटिंग करो, इसके साथ शादी रचा लो। तो वो यही करती है, होरेशियो को भूल जाती है, बेलरमाइन के साथ जो है वो बैठती है, डांस करना शुरू कर देती है। हालांकि उसने ये फैसला किया था कि मैं होरेशियो के अलावा किसी के साथ डांस नहीं करूँ। मीनवाइल इसी मौके पे जो है वो होरेशियो भी वापस आता है और लियोनोरा उसको ऐसे ट्रीट करती है कि जैसे एक आम सा वाकिफ शख्स हो, यानी कि मतलब कि
लवर्स का स्टेटस खत्म हो जाता है। अब वहाँ पे फिर होरेशियो चैलेंज करता है बेलरमाइन को, तो बेलरमाइन थोड़ी बुजदिली दिखाता है, लड़ाई होती है, बेलरमाइन जख्मी होता है। और उसकी आंटी उसे कहती है कि भाई अच्छा छोड़ो, तुम ये करो कि बेलरमाइन जख्मी हो गया, हो सकता है मर जाए, तो तुम जाके होरेशियो के साथ सुलह कर लो, ठीक है। और फिर मीनवाइल उसको लेटर मिलता है लियोनोरा को कि बेलरमाइन का जख्म जो है वो जानलेवा नहीं है, बल्कि वो बच जाएगा। तो वो फिर अपनी आंटी की नसीहत को फॉलो नहीं करती, बल्कि बेलरमाइन के पास ही वापस जाती है। तो अगेन ये जो एक इंसिडेंट है, ये उस टाइम पीरियड के लोगों की मेंटालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। औरतों के बारे में रिफ्लेक्ट ये हो रहा है कि जी उनके अंदर जो है वो वफा नाम की, या फिर आप ये कहें कि उसना सिंसेरिटी एग्जिस्ट नहीं करती इन लव, रादर ये है कि जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनकी वेल्थ को देखा जाता है, और उनकी वेल्थ को देखने के बाद फिर उनके साथ जो है वो रिलेशनशिप्स जो है वो डेवलप किए जाते हैं। जी। इसके बाद जब वो अगले मेहमान सराय में पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको पता चलता है कि जोसेफ साहब जो है वो घोड़े से गिरे हैं, और उनको जो है वो यहाँ पे उनका इलाज किया जा रहा है या उनकी तीमारदारी की जा रही है। जो इन कीपर यानी कि जो उस मेहमान सराय का मालिक है, उसकी जो वाइफ है, वो वो उस खूबसूरत नौजवान का ट्रीटमेंट कर रही है, यानी कि उसके साथ वो हमदर्दी दिखाती है और उसकी हेल्प करती है, इलाज करती है। हस्बैंड उसका जेलस है। अब अगेन यानी कि सोशल लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हैं ना नावल, तो वही चीज़ एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है कि जी वो हस्बैंड जो है वो जेलस है कि उसकी वाइफ एक दूसरे नौजवान का ख्याल रख रही है, ठीक है। अब ये जेलसी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, और लड़ाई शुरू हो जाती है जब पार्सन एडम्स और मिसेस स्लिपस्लॉप आते हैं। तो पार्सन एडम और मिसेस स्लिपस्लॉप भी लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। एडम्स जो है वो इन कीपर को मारता है, और मिसेस स्लिपस्लॉप जो है वो इन कीपर की वाइफ के बाल खींचती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लोग जो है ये आगे अपने सफ़र का आगाज़ कर देते हैं। अब अगला सफ़र इनका कुछ इस तरीके से होना है कि एडम चूंकि इंजर्ड है, तो वो स्टेज कोच में बैठ जाता है, सॉरी, जोसेफ क्योंकि इंजर्ड है तो वो स्टेज कोच में बैठेगा, और एडम्स उसके साथ साथ जो है वो पीछे घोड़े पे बैठकर सफर करेगा। अब जब सफर एडम्स ने घोड़े पे करना है, लेकिन वो घोड़ा भूल जाता है और वो पैदल चलना शुरू कर देता है, पहले निकल जाता है। कोच वाले जब उसको पीछे से देखते हैं कि भाई ये तो पैदल जा रहा है, इसने घोड़े पे जाना था, तो थोड़ी सी कोच को तेज दौड़ाते हैं घोड़ों को, कि हम इसको ओवरटेक करें और उसको बताएं कि जाओ अपना घोड़ा लेकर आओ। एडम समझता है कि ये मुझसे मुकाबला लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहता है आओ मुझे पकड़ के देखो, वो और तेज भागना शुरू कर देता है। टांगे वाले जो है वो अपने टांगे को जैसे और ज्यादा तेज करता है, तो एडम और तेज भागना शुरू कर देता है, और उन्हें कहता है आय आय कैच मी इफ यू कैन, आओ मुझे पकड़ के दिखाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक बड़ा हंसी भरा इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्ट ये करता है एडम की फॉरगेटफुल नेचर को। पहले आप देखें कि वो जो किताब या अपने सरमन्स बेचने आया, वो घर पे फेंक कर जो है वो इतना ज़्यादा सफ़र तय करके आ गया, ठीक है। अब उसने घोड़े पे बैठना था, लेकिन वो अपने ख्यालों में पैदल ही निकल आया, ठीक है। अच्छा, अब जब वो आगे निकलता है तो आगे जाके दरख्त के नीचे बैठ जाता है और एस्काइलस की किताब ओपन कर लेता है दोबारा से ड्रामा पढ़ने के लिए। अच्छा, पार्सन एडम्स वहाँ पे बैठा होता है, तो बहुत जल्दी एक हंटर जिसके पास बंदूकें हैं वो उसके पास आता है और उसके साथ गुफ्तगू करना शुरू कर देता है। अब एडम्स जो है वो चूंकि हंटर के साथ गुफ्तगू कर रहा है, तो उसको पता नहीं चलता कि इतने में कोच जो है वो आगे निकल गई है, यानी कि जिस कोच पे मिसेस लिपस्लॉप और एडम्स, जोसेफ एंड्रयू सॉरी, बैठे हैं, ठीक है। अब वो उनका पीछा करने की कोशिश करता है, और रास्ते में उसको एक लड़की के चीखने की आवाज़ें आती हैं, फीमेल, ठीक है। हंटर्स जो हैं वो इन आवाज़ को सुनने के बाद वो अपनी जान बचाते हैं और वो भाग जाते हैं। एडम्स मीनवाइल जाता है और वो उस नौजवान लड़की की जान बचाता है डाकुओं से, और वो उस डाकू के हेड पे जो है वो हिट करता है। अच्छा, ये जो नौजवान लड़की है ये फैनी है, जो कि लंदन की जानिब आ रही थी जोसेफ एंड्रयू से मिलने। ये जोसेफ की महबूबा है और उससे शादी करना चाहती है। एडम और फैनी एक दूसरे को जानते हैं, और एडम, फैनी और वो जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई, और वो जो परिंदे पकड़ने वाले शिकारी थे, ये सारे अब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं।
इतने में वो शख्स के जिसने फैनी पे हमला किया था वो भी होश संभालता है और वो उन्हीं पे इल्ज़ाम लगाता है कि इन्होंने जो है वो मुझे रॉब करने की या मुझसे इन्होंने चीज़ें छीनने की कोशिश की है। बर्ड बेटर यानी कि वो जो शिकारी है वो उस आदमी की बात मान लेता है और वो एडम को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके हाथ बांध लिए जाते हैं, फैनी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको जज के सामने यानी कि जस्टिस के सामने लेके जाना है। ठीक है, पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। ठीक है, जस्टिस यानी कि जज जो कि स्क्वायर है उसके घर के सामने फैनी जो है वो और पार्सन एडम्स दोनों मतलब कि गिरफ्तार हैं। और एडम जो है उसने उसने कैसक पहन रखा है। कैसक जो होता है ये पादरियों का लिबास होता है और ये उसका उसका कैसक उसकी जो ऊपर वाली कोटी है उसके नीचे से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसको निकाला जाता है। तो जस्टिस यानी कि जो जज है वो और बाकी गांव वाले ये समझते हैं कि एडम्स ने ये भी किसी पादरी से चोरी की है। उसके बाद एस्काइलस की वो जो प्लेग की कॉपी निकलती है एडम से तो उसको एग्जामिन किया जाता है तो वो भी पता चलता है कि ये भी तुमने किसी की चोरी की है, पादरी की चोरी की है। ठीक है, उसी पादरी की होगी जिसका तुमने ये लिबास चोरी किया। ठीक है, लेकिन आखिरकार चीजें इनके हक में हो जाती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि एक शख्स वहां पर एडम्स को रिकग्नाइज करता है कि वो कहता है मैं इस शख्स को पहचानता हूँ, ये वाकई पादरी है और ये फलां खातून की जो जमीन है या जो उसकी जायदाद है उसके ऊपर जो चर्च है उसका पादरी है। तो इस तरीके से फैनी और एडम्स को रिलीज कर दिया जाता है। अब आप इमेजिन करें कि सिस्टम ऑफ जस्टिस क्या है, यानी कि आप अपने आप को जो इनोसेंट लोग हैं जो कि अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं उनको मुजरिम बना के पेश कर दिया गया। और अगर लेट्स सपोज कि ये शख्स ना होता, एडम को ये शख्स रिकग्नाइज ना करता तो इन लोगों को पनिश किया जाता, इनको सजा दी जाती। ठीक है, अगले मेहमान सराय पे अब यानी कि फैनी भी वापस जो है वो एडम्स के साथ बूबी स्क्वायर की जानिब चल पड़ती है क्योंकि उसको पता है कि एडम उधर चला गया। तो अगले मेहमान सराय पे दोबारा एडम्स के साथ उनकी मुलाकात हो जाती है और पासन एडम्स इतना खुश होता है कि वो अपनी वो जो स्काइलस की किताब है उसको उठा के आग में फेंक देता है और उसको खो देता है। ठीक है, एडम्स और फैनी जो हैं और जोसेफ अब वो ये फैसला करते हैं कि हम इकट्ठे सफर करेंगे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इनका यानी कि मेहमान सराय जितने भी रास्ते में आए होंगे उनका खर्चा उठा सके। ठीक है, तो एडम्स ये फैसला करता है कि मैं किसी पादरी से कुछ थोड़ा सा उधार लेता हूँ ताकि हम अपना सफर जो है वो जारी रख सकें। एडम्स जो है वो एक पादरी के पास जाता है जिसका नाम पार्सन ट्रूलीबर है। ठीक है, पार्सन ट्रूलीबर का नाम आपने ज़हन में रखना है क्योंकि इसके हवाले से अगर हम उस दौर के पादरियों के किरदार का जायज़ा लेना चाहें तो हम उसको असेस कर सकते हैं कि उस दौर के पादरी किस टाइप के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके पास जाता है। ट्रूलीबर जो है ये एक क्लर्जीमैन भी है और फार्मर भी है एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी कि इतवार वाले दिन ये चर्च में जाता है और वहाँ पे प्रीचिंग करता है, बाकी 6 दिन जो है ये फार्मर है। ये पिग्स जो है उनकी अफजाइश करता है और उनके गोश्त को सेल करता है। ठीक है, ट्रूलीबर के घर जब एडम्स जाता है तो एडम्स को मिस्टेक यानी कि गलती से वो ये समझता है कि ये खरीदार है जो कि मुझसे पिग्स खरीदने आया है। तो वो उसको उस जगह के अंदर ले जाता है जहाँ पे पिग्स मौजूद हैं और एक हॉग यानी कि पिग जो है वो उसको किक भी करता है और पार्सन एडम्स जो है वो उन्हीं के गंद में वहां पे गिर जाता है और उसके कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं सब कुछ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है ट्रूलीबर के सामने कि मैं एक पादरी हूँ और मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो उसको गुस्सा आ जाता है ट्रूलीबर को और वो रिफ्यूज़ करता है कि मैं तुम्हें कोई 1 रुपया भी उधार नहीं दूंगा, निकल जाओ यहाँ से, तुमने मेरा टाइम जो है वो ज़ाया किया। अब हालांकि पादरी जो हैं उनको दुनिया से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो उनकी लाइफ है या उनकी जो ज़िंदगी है वो इस चीज़ के इर्द गिर्द होनी चाहिए कि लोगों की खिदमत कैसे करनी है। लेकिन ये एक अजीब किस्म का पादरी है कि जो कि पिग्स को रेज करता है ताकि उनको सेल किया जाए और उनको स्लॉटर किया जाए। ठीक है, तो एडम्स फिर वापस आ जाता है क्यों, क्योंकि उसको उसको पैसे नहीं मिले और वहां पर एक गरीब पैडलर होता है, वो इनके
ड्यूज जो है यानी कि इनके जो अखराजात वहाँ पे इनके अंदर जितने भी पैसे बनते थे बिल था वो इनका तीनों का पे करता है। ठीक है। अब जब वो वहां से निकलते हैं तो उनकी मुलाकात एक स्क्वायर से होती है। स्क्वायर कौन थे उस दौर में? ड्यूक्स, स्क्वायर्स, नाइट्स हुआ करते थे। स्क्वायर का मतलब आप ये कह लें कि छोटा नवाब। ठीक है। और ये इनको चकमा देता है, उन्हें कहता है कि मैं तुम लोगों को रिहाइश देता हूँ, तुम लोग मेरे पास आ जाओ। ठीक है। और मैं तुम लोगों को घोड़े भी दूंगा, तुम आओ मेरे पास। लेकिन वो एक्चुअली ना उनको रिहाइश देता है ना उनको घोड़े देता है। ठीक है। तो दोबारा से अब उनको जो है वो एक मेहमान सराय में रात गुजारना पड़ती है। और वहाँ का जो मालिक है वो ये समझता है कि इनके पास पैसे नहीं है, तो वो उनको रहने की इजाज़त जो है वो दे देता है। ठीक है। और वो उनके साथ गुफ्तगू करता है, स्कॉलरली किस्म की गुफ्तगू। और ये गुफ्तगू किस चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है? पादरी, पादरियों का किरदार इंसानों की ज़िंदगी में, इस चीज़ के इर्द गिर्द इसकी जो है वो इन लोगों की गुफ्तगू घूम रही है। जी, तो इसके बाद हम दाखिल होते हैं बुक नंबर 3 में। बुक नंबर 3 में ये जो तीनों मुसाफिर हैं ये अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और इनकी मुलाकात कुछ मुसाफिरों से होती है। और बाहर इनको ये आवाज़ सुनाई देती है कि ये लोग लोगों को मारने की बात कर रहे हैं, 12 पीपल। ठीक है। अब जब इनको पता चलता है कि हाँ जी यहाँ पे तो मर्डर की बात हो रही है, तो ये फ़ौरन वहाँ से भागते हैं। ठीक है। और एक ऐसे घर पे रुकते हैं जिस घर का मेज़बान जो है वो मिस्टर विल्सन। मिस्टर विल्सन उनको ये बताता है कि ये बेसिकली मर्डरर्स नहीं हैं, बल्कि ये शीप स्टीलर हैं। ठीक है। भेड़ें चुराने वाले हैं। और ये किसी शख्स को मारने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये बुनियादी तौर पे भेड़ें चोरी करने की बात कर रहे हैं। मिस्टर विल्सन जो है वो इन लोगों को अपनी ज़िंदगी के नशेबो फराज की स्टोरी सुनाता है और फिर उनको ये बताता है कि मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि मेरा एक बच्चा जो है बचपन में वो जिप्सीज उठा कर लेकर गए थे। जिप्सीज ये जो कि माइग्रेटरी पीपल होते हैं जिनको हम अपनी लैंग्वेज में ओड कहते हैं। ठीक है। वो लोग जो है वो इनको इसके बच्चे को उठा कर ले गए। ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद मिस्टर विल्सन को वो अगले दिन जो है वो खुदा हाफिज कहते हैं। मिस्टर विल्सन को खुदा हाफिज के कहने के बाद वो अपना सफ़र जो है वो आगे जारी रखते हैं। और मीनवाइल चूंकि दोनों दोस्त हैं तो इनकी डिबेट भी जारी है। और डिबेट किस चीज़ पे जारी है? अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एजुकेशन। तो नॉवेल्स बुनियादी तौर पे क्या होते हैं? सोशल लाइफ पे कमेंट्री होती है ना। ठीक है। तो एग्जैक्टली exactly वही जो उस दौर की इश्यूज थे एजुकेशन के हवाले से, जो अगले साल हैं, इसके बाद आने वाले जो ईयर्स हैं या इसके बाद आने वाले जो नॉवेल्स हैं, उनके अंदर भी आप देखेंगे कि एजुकेशन पे अच्छी खासी कमेंट्री होती है। यानी कि एजुकेशन उस वक्त एक हॉट डिबेट थी कि तालीम को किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। एडम ये समझता है कि प्राइवेट टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है। स्कूल मास्टर उसके नज़दीक प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए। और स्कूल मास्टर जो है वो उसके नज़दीक एक बहुत अच्छा आइडियल किस्म का किरदार होता है। और वो अपने आप को एक आइडियल स्कूल मास्टर समझता है। ठीक है। एडम्स जो है। अच्छा, जोसेफ ऑन दी अदर हैंड वो ये कहता है कि भाई एजुकेशन जो है वो चाहे पब्लिक हो या चाहे प्राइवेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहता है कि एक स्कूल मास्टर जो है उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो कि इनहेरेंटली ईवल है, जो कि पैदाइशी तौर पर या जो कि बुनियादी तौर पर ईवल पैदा हुआ है, तो वो ईवल ही रहेगा। वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। और वो ये कहता है कि इफ एन इंडिविजुअल इज बॉर्न गुड, तो उसको फिर बुरा नहीं बनाया जा सकता। वो अपनी एग्जाम्पल देता है। जोसेफ इसके बरक्स वो ये कहता है कि भाई इफ, और उसकी अपनी एग्जाम्पल है कि इफ अ बॉय बी ऑफ मिस्टीरियस विकेड इंक्लिनेशन, नो स्कूल though so private will ever make him good. On the contrary, if he be of a righteous temper, you may trust him to London, और whatever else you please, he will be in no danger of being corrupted। यानी कि अगर वो इनहेरेंटली बंदा अच्छा है तो वो चाहे प्राइवेट स्कूल है या चाहे पब्लिक स्कूल है, वो किसी भी डेंजर में नहीं होगा। और वो यहाँ पर बुनियादी तौर पर ही रेफरिंग टू हिमसेल्फ कि वो लंदन में रहकर आया है, and he has seen and he has observed all the evils, and he has been invited to do evil, and he has been invited, and he has been uh,
अटेम्प्टेड टू बी सिड्यूस्ड, कि उस पे अटेम्प्ट्स हुई कि उसको सिड्यूस किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने वर्च्यू को महफूज रखा। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव में वही एग्जांपल देता है कि जो इनहेरेंट गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो भी मैटर करती है। इसके बाद चैरिटी के हवाले से वो बात करता है कि हमें चैरिटी करनी चाहिए, यानी कि लोगों को डोनेट करना चाहिए, और अपने वो जो वेल्दी पीपल हैं उनकी एग्जांपल देता है कि ये कितने मीन लोग हैं। वो रिच पीपल, यानी कि जिन लोगों के पास गया तो उन्होंने रास्ते में उनकी हेल्प नहीं की, रिच पीपल थे लेकिन उन्होंने फाइनेंशियली उनकी हेल्प नहीं की, इवन कि लेडी बूबी वगैरह, कि उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो वो कहता है कि फिर अचानक वो सोचता है कि मैं बातें करता जा रहा हूँ और एडम्स की जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा। एडम्स की जानिब देखता है तो वो देखता है कि एडम साहब तो सो चुके हैं। पार्सन, अब ये पार्सन एडम जो है ये फनी किस्म का करेक्टर है। ठीक है, 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे आ चुके हैं कि जिनसे हमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि ये इंतहाई फनी किस्म का किरदार है। ठीक है, एक इंसिडेंट वो कि सरमन्स बेचने आया है और उनको सरमन्स जो है वो घर ही भूला है। ठीक है, और आधे रास्ते से आगे निकल चुका है। इसका घोड़े वाला के भी घोड़ा भूल गया है, और वो स्काइलस की प्ले और उसकी इंटरप्रिटेशन में ऐसा खोया हुआ है, और वो पीछे से आवाज़ें लगाते हैं तो वो कहता है और भागता है तेज आगे, कैच मी इफ़ यू कैन। तो इस किस्म का एक आध और भी इंसिडेंट था, और अब ये इंसिडेंट के जहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी एक ये ह्यूमरस किस्म का करेक्टर है, या इसके करैक्टर के ज़रिए हेनरी फील्डिंग ने ह्यूमर को इवोक करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत जल्दी ही पार्सन एडम्स की नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है बाय द पैक ऑफ हंटिंग डॉग्स, और ये जो डॉग्स हैं ये खरगोश का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वो खरगोश से डिस्ट्रैक्ट होते हैं और एडम्स पे हमला कर देते हैं। जोसेफ चूंकि जाग रहा है तो वो एडम को बचाता है। इतने में उन डॉग्स का मालिक भी वहां पे पहुंचता है, जो कि स्क्वायर है। स्क्वायर मैंने आपको बताया कि छोटा नवाब आप इसको कह रहे हैं। अब ये स्क्वायर जो है इज अ विकेड मैन, और ये लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों का तमस्खर उड़ाना, लोगों को नीचा दिखाना जो है ये इसका शेवा है। और ये काम अकेले नहीं करता ये, बल्कि अपने कंपेनियंस जिसमें एक ऑफिसर है, कैप्टन, उसको एंगेज करता है, एक प्लेयर यानी कि एक्टर है, और एक शायर है, एक को एक डॉक्टर, और इस तरीके से मतलब कि ग्रुप ऑफ ल्यूनेटिक्स इसने इकट्ठा किया हुआ है। और ये सारा ग्रुप जो है ये मिलकर लोगों को तंग करता है। स्क्वायर जो है अब वो इस अपॉर्चुनिटी को, बिकॉज ही इज इनहेरेंटली विकेड मैन, और जो विकेड पीपल होते हैं देयर एंटायर रिलीजियस, और पार्सन एडम चूंकि पादरी है तो ही थिंक्स ऑफ इट एज एन अपॉर्चुनिटी, कि जिस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके पार्सन एडम्स को तंग किया जाए, उसको नीचा दिखाया जाए और उसको हंट किया जाए। तो इन तीनों मुसाफिरों को, जिसमें फैनी, एडम्स और जोसेफ शामिल हैं, इनको अपने घर पे इनवाइट करता है, और वहाँ पर वो उनके साथ प्रैक्टिकल जोक्स खेलता है, इंसल्ट करता है। आखिरी जो उसका जोक होता है वो ये कि पार्सन एडम्स को पानी से भरे टब में फेंका जाए। एडम खुद तो गिरता है लेकिन उसका भी गिरबान पकड़ लेता है और उसको भी अपने साथ ही टब के अंदर गिराता है। इसके बाद वो वहां से भाग निकलते हैं कि उनको इसके इंटेंशंस का, स्क्वायर के इंटेंशंस का मतलब कि पता चलता है। 7 मील का सफर तय करते हैं और एक इन यानी कि मेहमान सराय जो है, जिसका नाम द न्यू इन है, वहां पे पहुंचते हैं। यहाँ पर एडम्स की मुलाकात एक रोमन प्रीस्ट के साथ होती है, और ये प्रीस्ट जो है ये एक अच्छा प्रीस्ट है। इससे पहले उसकी मुलाकात मिस्टर ट्रूलीबर उससे हुई थी, जिसने पैसे देने से इनकार किया था, उनकी इंसल्ट की थी कि मैं समझा कि तुम मेरे ग्राहक हो, तुम मुझसे पिग्स लेने आए हो, निकल जाओ यहाँ से, आई विल नॉट हेल्प यू। ठीक है, तो अब ये जो रोमन प्रीस्ट है ये एक ट्रू प्रीस्ट है, ये उसको रिकग्नाइज करता है कि इज आल्सो प्रीस्ट, तो उसको पैसे उधार देता है। ठीक है, रात को वही स्क्वायर और उसके कंपेनियंस जो हैं वो इन पे हमला करते हैं, तीनों पे, एडम्स को और जोसेफ को बेड के साथ बांध दिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, और फैनी को वो एबडक्ट करके लेकर जाते हैं। ठीक है, रास्ते में ये जो एबडक्टर्स हैं इनकी मुलाकात पीटर पाउंस से होती है। पीटर पाउंस जो है ये भी मिसेस स्लिप स्लॉप की तरह बूबी स्क्वायर या लेडी बूबी का मुलाजिम है। ठीक है, उसके स्टेट का मैनेजर, ये उसकी पूरी स्टेट यानी कि पूरी उनकी जायदाद है, जो उनकी ज़मीनें हैं उनको मैनेज करता है।
पीटर पाउंस भी फैनी को जानता है, ज़ाहिर है फैनी उनकी ज़मीनों पे काम करती है, उनकी मुलाजमा है, तो वो फैनी को इन एबडक्टर्स से बचाता है, उनको भी पकड़ के अपने साथ वापस लेकर आता है। वहां पे जोसेफ जो है वो उस कैप्टन की, या वो जो हाफ पे सोल्जर है, उसकी फेंटी लगाता है, बीट करता है उसको, ठीक है। इसके बाद वो अपना सफर आगे जारी रखते हैं। जोसेफ और फैनी जो है वो एक ही घोड़े पे बैठते हैं, और एडम जो है वो पीटर पाउंस के साथ उसके बगी में बैठता है। अब उनकी मंजिल क्या है? बूबी हॉल। घरों के नाम होते हैं ना, तो उनकी वो जो जागीर है, अपना बूबी स्टेट जो है, उसमें जो उनकी रिहाइश गाह है, ये जो उनका घर है, ये जो उनका बैंगलो है, उसका नाम बूबी हॉल है, ठीक है। ये हॉल का वर्ड आपको आगे भी मुख्तलिफ नॉवेल्स के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब इस सफर के दौरान पीटर पाउंस जो है वो कोई एडम्स को, पार्सन एडम्स को, यानी कि ये कहता है कि तुम निकम्मे किस्म के इंसान हो, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स, की यानी कि असल दुनिया किस तरीके से काम करती है, तुम्हें असल दुनिया का पता ही नहीं है। जो कि किसी हद तक सच भी है। इस पर एडम्स को गुस्सा आता है और वो उस बगी से बाहर निकलता है। अब फासला सिर्फ 1 मील रह गया है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं ये फासला पैदल तय करूंगा, ठीक है। और वो जोसेफ और फैनी को ज्वाइन करता है, और ये जो 1 मील से भी कम का फासला है, इसको वो पैदल तय करता है, और आखिरकार वो अपनी डेस्टिनेशन जो कि बूबी हॉल है वहां पे पहुंचता है। तो यहाँ पे बुक नंबर 3 जो है इसका इख्तिताम होता है। अच्छा जी, अब हम लास्ट बुक जो है इसकी, जोसेफ एंड्रयूज की, उसमें हम दाखिल होते हैं। तो अब एट द एंड जोसेफ एंड्रयूज ही इज अकम्पनीड बाय पार्सन एडम्स एंड फैनी, और ये बूबी हॉल पहुंचते हैं। और साइमल्टेनियसली बाकी जो सारे लोग हैं, जिसमें मिसेस स्लिप स्लॉप हैं, जिसमें पीटर पाउंस है, जिसमें लेडी बूबी है, ये सारे लोग साइमल्टेनियसली वहां पर पहुंचते हैं उस जगह पे, ठीक है। और लेडी बूबी और पार्सन एडम्स जो हैं, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिलता है लोगों की जानिब से, और लोग जो है वो अपने पार्सन को, यानी कि पादरी को देखकर बहुत खुश होते हैं, और लेडी बूबी को वो देखने के बाद भी खुश हैं, बिकॉज दे बिलीव के उसकी स्टेट है, यानी कि उसकी वो रियाया है, सारे ये जो लोग हैं, और जो रेंट उसको मिलता है, उस रेंट में से उनको ये लगता है कि कुछ थोड़ी सी अमाउंट हमारी शायद वेलफेयर पे लगा दे। लेकिन एवरीबॉडी सरप्राइज के लेडी बूबी, जो कि कभी चर्च में नहीं जाती, जो कि नॉन रिलीजियस किस्म की खातून है, वो खातून चर्च जाती है, और वो जाके पार्सन एडम से मिलती है, और वहां पर उसके जाने का मकसद बेसिकली जोसेफ से मिलना होता है, ठीक है। लेकिन एडम अनाउंस करता है कि जी फैनी की और जोसेफ की शादी होने वाली है अनकरीब। तो वो एडम को बुलाती है और उसको कहती है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, तुम ये शादी नहीं करोगे। तो एडम, आपको पता है, जोसेफ का दोस्त है, फैनी का भी फ्रेंड है, तो वो कहता है नहीं, ये शादी तो होगी। अब और लेडी बूबी का कोई आप ये कहें कि चारा नहीं चलता, तो वो अपने वकील को बुलाती है और उसको कहती है कि इस मामले को जो है वो संभालो। तो जैसे हमारे यहाँ आजकल हो रहा है, या जैसे हमारे मुल्क में होता है, झूठा केस बना देना, तो वो वकील जो है वो जोसेफ पे और फैनी पे इल्जाम लगाता है कि इन्होंने मेरे अ, खेत से चारे की एक, मतलब के गट्ठी या घास की एक गट्ठी चोरी की, और उसके नतीजे में फिर उनको जो है वो चोरी का इल्जाम लगता है और उनको जेल जाना पड़ता है। अब लेडी बूबी इस पे नाखुश भी है कि जोसेफ जो है वो उससे दूर हो गया है। इन द मीन वाइल जोसेफ की सिस्टर, जिसका नाम पैमेला है, अब वो और उसका हस्बैंड स्क्वायर बूबी, ये वापस आते हैं, और ये भी उस सीन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि चूंकि वो खातून आ गई है, पैमेला, और वो जोसेफ की सिस्टर है, तो अब फैनी को और जोसेफ को बैनिश नहीं किया जा सकता, यानी कि पहले वो उनको बैनिश करने के चक्कर में थे, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि उसकी सिस्टर आ गई है, तो जोसेफ ने जेंटलमैन की तरह एक लिबास पहन रखा है, ठीक है। और उसकी सिस्टर उसको कन्विंस करती है कि इस फैनी को छोड़ दो, कि ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिग्रेड कर रही है, ठीक है। जोसेफ लेकिन उससे एग्री नहीं करता, और उसे
वो रोज़ाना की बुनियाद पे फैनी से मिलने जाता है और बाव डाई डैपर जो है ये फैनी को सिड्यूस करने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है और जोसेफ फैनी को उसके हाथों से बचाता है, ठीक है। और वो फिर एडम से रिक्वेस्ट करता है कि तुम हमारी शादी जल्द अज जल्द करवा दो, ठीक है। अब एडम शादी करवाना चाहता है, लेकिन अब अगेन ये देखें कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी जो है वो एडम के खिलाफ है। चूंकि लेडी बूबी की जानिब से उनको मराद मिलती हैं, लेडी बूबी उनको जो है वो चीज़ें देती है, तो वो नहीं चाहते कि वो लेडी बूबी की नज़रों में जो है वो मतलब कि बुरे हो जाएं और वो सारी फेवर्स जो कि उनको मिलती हैं वो फेवर्स विदहोल्ड कर ली जाएं। तो वो उसको कहती हैं कि तुम ये शादी नहीं कराओगे, लेकिन वो कहता है मैं ये शादी लाजमी कराऊंगा, ठीक है। मीनवाइल अचानक से एडम को पार्सन एडम्स को खबर मिलती है कि उसका बेटा जो है वो डूब गया है, ठीक है। और वो इस लॉस पे बहुत अफसोस करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसको खबर मिलती है कि नहीं, उसके बेटे को बचा लिया गया। इतने में उसके पास मेहमान आता है, पैडलर, वही पैडलर जिसने उनका रेंट पे किया था, ठीक है। और उनको वहां से उस इन से मतलब कि रात गुजारने में उनकी हेल्प की थी, ठीक है। तो एडम अब अपने बेटे से कहता है कि तुम इनको स्टोरी सुनाओ और इनको एंटरटेन करो। अगेन बाओ डायडेपर जो है वो फैनी को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। और जोसेफ एंड्रयूज और पार्सन एडम्स दोनों बाओ डायडेपर की फैंटी लगाते हैं, इनके टिका के उसकी वहां पे धुलाई होती है, ठीक है। अब एडम की वाइफ जो है और एडम की डॉटर जो है, अगेन वो दोबारा कंडेम करते हैं कि तुम लोग फैनी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो भाई। भी जो उसके साथ होता है होने दो, मतलब कि इन लोगों का ये कहना है कि उस लड़की को वल्नरेबल छोड़ दो, जो उसके साथ होता है होने दो, कि वो एक औरत है, वो लेट हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, उनका ये कहना है, ठीक है। लेडी बूबी भी डिसअप्रूव करती है और पैमेला भी डिसअप्रूव करती है कि जोसेफ जो है वो फैनी के लिए स्टैंड लेता है और हर दफा आके उसकी इज्जत बचाता है और ये उसके लिए हर दफा हीरो बन जाता है। अब लेडी बूबी जो है, आप खुद उसकी हालत देखेंगे, वो जोसेफ को सिड्यूस करना चाहती है, ठीक है। वो शी वांट्स टू हैव इंटीमेट रिलेशनशिप्स विद जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। अच्छा, पैडलर जो है वो बहुत जल्दी ये रिवील करता है कि फैनी के वालिदैन जो थे, अ, उनके बारे में बताया जाता है कि फैनी के वालिदैन असल जो है वो एंड्रयूज है। तो पैमिला उसको सिस्टर मानने से इनकार कर देती है, वो कहती है ये मेरी सिस्टर नहीं है। तो आखिर में सच्चाई जांचने के लिए एंड्रयूज को बुलाया जाता है, मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज। वो ये बताते हैं कि बचपन में जो हमारी हट्टी कटी मोटी बेटी थी उसको चोरी कर लिया गया था और उसकी जगह पे कमजोर सा लड़का रिप्लेस कर गए थे जिप्सीज। तो वो जो कमजोर सा लड़का था वो जोसेफ है और ये यकीनन हमारी बेटी है। मीनवाइल मिस्टर विल्सन, जिसका जिक्र आया था एक किताब में, कि वो अपनी लाइफ की अप्स एंड डाउन्स की स्टोरीज जो है वो रिवील करता है। ही और उसके हवाले से वहां पे बात थी कि उसका बेटा जो था बचपन में उसको चोरी कर लिया गया था। तो अब यहाँ पे ये रिवील होता है कि जोसेफ बुनियादी तौर पे मिस्टर विल्सन का बेटा है, क्योंकि इसकी चेस्ट पे एक स्ट्रॉबेरी मार्क है और ये स्ट्रॉबेरी मार्क बचपन में मिस्टर विल्सन के बेटे पे था। तो फिर जोसेफ जो है वो एक जेंटलमैन बन जाता है। जोसेफ की और फैनी की शादी हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ज़ाहिर आपस में बहन भाई भी नहीं हैं, और दोनों हंसी खुशी मिस्टर विल्सन की स्टेट पे रिहाइश पजीर हो जाते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो आखिर में सुलझ जाती हैं, यानी कि फैनी के और जोसेफ के मिलने में कोई भी रुकावट हायल नहीं रहती, ठीक है। लेडी बूबी इस सारी चीज़ों को देखकर उसको शदीद गुस्सा आता है, बिकॉज शी वांटेड टू हैव जोसेफ फॉर हरसेल्फ। तो अब चूंकि जोसेफ उसको नहीं मिल सकता, जोसेफ की शादी फैनी के साथ हो चुकी है, तो अब वो ये फैसला करती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, वो लंदन चली जाती है। एंड शी फॉल्स इन लव विद अ न्यू मैन, को एक नए आदमी को अपना लवर बनाती है और उसके साथ वो अपना रिलेशनशिप डेवलप करती है। तो इस तरीके से ये नावल है, इसके अंदर हमें माशरे के मुख्तलिफ पहलू दिखाए गए, ठीक है। मॉरल डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी, रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोसाइटी प्रेजेंट करता है, लॉ के हवाले से तनकीद करता है, एजुकेशन के हवाले से
अपना तनकीद करता है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं इस नावल के जिनको आपको तनकीदी निगाह से देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली जब हम तनकीदी निगाह से किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर स्टोरी जो है उसको साथ रिलेट करना होता है, ठीक है। पहले बताना होता है कि इस वाक़े की सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद फिर उस वाक़ये को जो है वो रिलेट करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सवालात अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज़ की स्टोरी जो है, प्लॉट लाइन जो है, इसका इख्तिताम होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।